के उसमें देखा जाए तो बीजेपी के अंदर मंत्री पद पे अगर अरविंद शर्मा की बात करूँ या और नेताओं की बात करूँ तो सब ने पलटी मार दी, कांग्रेस को छोड़ दिया अकेला। कांग्रेस पार्टी में धड़ेबाजी है, जैसे हुड्डा का है, रणदीप का है, वीरेंद्र का था, किरण चौधरी का था, तंवर साहब, ये सब अलग अलग गुटों के कारण ही कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश हुआ है। और ये ही कारण थे, इन्हीं कारण डॉक्टर साहब का हमारे करनाल जिले का विकास नहीं हो पाया, ना हमारे करनाल जिले के काम हुए। उस टाइम हुड्डा के राज में रोहतक का विकास हुआ। हजारों बच्चे ऐसे लगे हैं जिनके घरों में चूल्हे ठंडे पड़े थे, बहुत गरीब थे, और उनके बिना पैसे के वो बच्चे, कोई सब इंस्पेक्टर लगा है, कोई 4th क्लास लगा है, कोई। लेकिन उसके साथ साथ में ना जो सरकारी नौकरी है उनको बीजेपी ने खत्म कर दिया है, और जो ये ठेकेदारी प्रथा है उसको ज्यादा तवज्जो दे रही है। चाहे कौशल की बात करें तो कौशल में भर्ती हो रही है, कौशल में सिक्योर कितना है नौकरी करने वाला। आज आप देखो उसकी नीति के कारण बिहार में फिर राज आ गया, और हरियाणा में सोच भी नहीं सकते थे 2-2 सीटें आती थी, मजाक लगाते थे सब। तो ये ऐसी जो एक वोट था, इसको साइलेंट वोट कहते हैं, पहले कुछ बकवास करते थे लोग, आज उस वोट की कारण ही राज आता है। इस वोट बैंक ना आप साइलेंट कह रहे हो ना, उस वोट बैंक को कांग्रेस कह रहे हैं कि चोरी से वोट करके सरकार बनाई है। बिहार के अंदर भी अब इसी चीज का डंका बज रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और इसी का प्रचार कांग्रेस ने, विपक्ष ने कराया है। ये हमारा राज का एक ऐसा चाबी है, ये जब तक सही चलेगी तो सरकार हमेशा आती रही। अच्छा, देखो बदलाव तो परिवर्तन ही है, तो कुदरत का नियम है। अगर जनता को पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए। ऐसा है जी, जब कोई काम पार्टी कोई काम करती है, सभी पार्टी अपनी अपनी नीति लेके चलती है। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी थी, उन्होंने किया कुछ नहीं, पब्लिक दुखी है। हमारे हरियाणा में पेंशन है बुजुर्गों की, हमारे में किसानों को 2000 रुपये मिलते हैं, या और इतनी फैसिलिटी है, लड़कियों की अब आई है, कन्या वो है, प्लाटों का अच्छा, खेत का जो सबसे पहले MSP हरियाणा में हमारे में लागू है, सबसे ज्यादा रेट भी हमारे हरियाणा में। तो हमारी तो जो नीति है वो लागू होती है। वो आदमी जिसने रोहतक का नाश करा दिया, सारा रोहतक जल गया, लोगों का करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, लोग मरे, वो आदमी कहेंगे। कौन से मामले की बात कर रहे हो आप? जब रोहतक को जलाया गया, जाट आंदोलन की बात कर रहे हो आप कोई भी को देख लो आप। आंदोलन की आपने कांग्रेस के राज में बात करी, आंदोलन तो बीजेपी की सरकार में भी हुए हैं। अब किसान आंदोलन था, सबसे बड़ा आंदोलन था, 13 महीने आंदोलन चला, सरकार ने टस से मस नहीं हुई, किसानों के ऊपर लाठियां चलाई। मैंने आपको बोल तो दिया, किसान के लिए सबसे पहला MSP देने वाला हरियाणा है, और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उनको किसी को MSP मिली है, वहाँ के किसान धक्के खा रहे हैं। फिर भी हमारी देश की सरकार, बीजेपी की नीति उनके प्रति उदारवादी है। आज के पॉडकास्ट के खास मेहमान है हमारे साथ में भाजपा के वरिष्ठ नेता सुनील पांचाल। भाई साहब राम राम। राम राम जी। भाई साहब, शुरुआत करेंगे आपकी, आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हो, लेकिन जब मैंने आपका रिकॉर्ड चेक कराया, जो शुरुआती सवाल है मैं आपके शुरू की राजनीति से उठाऊंगा। जो आपका राजनीतिक सिस्टम रहे, आपके परिवार के जो लोग थे वो भी राजनीति से जुड़े थे, लेकिन जब आपका परिवार का पिछला इतिहास उठा देखा जाए तो आप कांग्रेस के बहुत कट्टर नेता थे, आपके दादाजी कार्यकर्ता भी आप भी रहे हो कांग्रेस के, तो अब बीजेपी नेता बनने का कारण क्या है? ऐसा जी, पहले तो मैं वरिष्ठ नेता नहीं हूँ, मैं एक साधारण परिवार का एक बेटा हूँ और एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ जी। बात ये है भी कोई पार्टी, जो कांग्रेस है या कोई भी है, वो कोई पार्टी गलत नहीं होती, उनकी नीतियों से, जो नीति होती है उनकी, वो नीतियों के कारण पार्टी बड़ी बनती है जी। हमारा जो रिश्ता कांग्रेस पार्टी से जैसे एक जड़ के समान रहा है। जो जड़ थी वो हमारा परिवार होता था, और हमारा समाज, ये छत्ती बरादरी, गरीब, किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार, ये सारे पहले कांग्रेस पार्टी में होते थे, उनकी नीति थी। मगर आज जो नीति
और नियत की बात है तो बीजेपी की जो नियत नीति है वो छोटे दुकानदार की, गरीब की, किसान की, मजदूर की, बैकवर्ड की और हरिजन की, और मतलब उनकी जो नीति है वो ज़्यादा असरदार है। उन्होंने उस नीति पर ज़्यादा काम किया है, उसके कारण मैं बीजेपी से प्रभावित हुआ हूँ। ना कि कोई मेरे को ऐसा कोई लालच हमने पहले भी नहीं किया, ना लालच था ना लालच है। हमें तो गरीब की, मजदूर की, किसान की, हमारे बुजुर्गों ने यही कहा है भी उनके साथ खड़े होने का हमारा जो काम है, यही हमारा शुरू से परिवार की यही लड़ाई रही है। और यही लड़ाई मैं इस पार्टी की विचारधारा से को लेकर, उसकी नीति को लेकर लड़ने जा रहा हूँ। आपके दादाजी थे वो तो कांग्रेस की नीतियों से प्रभावित थे, क्योंकि असंध जब विधानसभा क्षेत्र बना तो उस टाइम में सबसे पहला कार्यालय आपके घर के बैठक के अंदर खोला गया था, जिसके अंदर उस टाइम के जो मुख्यमंत्री थे चौधरी भजनलाल, वो उस कार्यालय का उद्घाटन करके थे। कांग्रेस का झंडा आपके घर पर लहराया था। तो मेरे दादाजी जो शुरू से ही वो कांग्रेसी थे हम, और जब असंध विधानसभा का जो हल्का बना था हमारा, तो उसमें हमारी बैठक में कार्यालय कांग्रेस का खुला था। उस टाइम चौधरी भजनलाल जी ने झंडा लहराया था, और मेरे दादाजी ने बहुत संघर्ष किया, मगर समाज को वो दिशा जो चाहिए थी वो कांग्रेस पार्टी ने नहीं दी। उसके कारण थोड़ा सा किस तरह की दिशा चाह रहे थे समाज को, किस समाज को दर्जा दिलाना चाह रहे थे आपके दादाजी? हमारे बुजुर्ग तो गरीब के, किसान के, मजदूर के, बैकवर्ड के, हरिजन के, इनके साथी थे, और उनकी आवाज़ उन्होंने उठाई हमेशा। और उनका भला जो असरदार जो नीति थी वो उन पर काम नहीं किया उस पार्टी ने, हमेशा शोषण ही किया है। अच्छा। तो परिवार का शोषण ज़्यादा हुआ, और बहुत मेहनत की। जो दूसरे आदमी थे उनको तवज्जो ज़्यादा दी गई, और जिन्होंने कोई काम नहीं किया, जिन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उनको सत्ता भी मिली है, उनको टिकट भी मिला है, उनको सारे जो बड़े पद थे वो उनको दिए गए। तो इससे जो समाज नाराज हुआ, और बहुत लंबा अरसा हमने इसमें पार्टी में लगाया है, तो उससे जो विकास हमारा गरीब, मजदूर, किसान का होना था वो नहीं हुआ। जी, जो आपके दादाजी है चौधरी फूलचंद जी, पूर्णचंद, तो कितने टाइम वो कांग्रेस के अंदर राजनीति करी उन्होंने तो कांग्रेस देश आज़ादी से पहले के कांग्रेसी थे वो। अच्छा। वो जब कांग्रेस बनी थी तब से वो हमारे वो एक पैसों के मेंबर होते थे, तब से कांग्रेसी थे, और कांग्रेस में रहे वो। मगर आपको उसकी नीति, कांग्रेस की जो नीयत थी, उस पे समाज को जो जगह चाहिए थी वो जगह वो कांग्रेस पार्टी नहीं दे सकी, और अपनी जड़ को भूलकर दूसरों के जो स्वार्थी लोग थे, जो शॉर्टकट वाले थे, वो आगे चले गए। जो मजदूर गरीब वर्ग था वो आगे नहीं बढ़ पाया। तो यही कारण रहे हैं। कई चेहरे ऐसे हैं जिस समय आपके दादाजी राजनीति में थे और कांग्रेस के लीडर थे, उस समय में वो लीडर आज के उसमें देखा जाए तो बीजेपी के अंदर मंत्री पद पे, अगर अरविंद शर्मा की बात करूँ या और नेताओं की बात करूँ, तो सब ने पलटी मार दी, कांग्रेस को छोड़ दिया अकेला। पलटी नहीं मारी। अरविंद शर्मा जी सांसद रहे हमारे करनाल के, मेरे भी बहुत नज़दीकी थे वो। हमारा एक था, हमने इकट्ठे संघर्ष किया है और उनको सांसद बनाया। मगर हमारी कांग्रेस पार्टी में ये जो पार्टी है ये ग्रुपबाजी की पार्टी थी, और उसके कारण डॉक्टर साहब वो काम नहीं कर पाए जो पब्लिक ने एक्सपेक्टेशन थी, उनसे उम्मीदें थी, वो सांसद ही बन के रह गए। कोई काम उनका मतलब जो पब्लिकली थी वो काम नहीं कर पाए। वो जो नीति थी, कारण क्या था कि वो खुद की उनकी सोच थी या फिर पार्टी के जो बड़े नेता थे वो तवज्जो नहीं दे रहे थे? कांग्रेस पार्टी में धड़ेबाजी है, जैसे हुड्डा का है, रणदीप का है, वीरेंद्र का था, किरण चौधरी का था, तंवर साहब, ये सब अलग अलग गुटों के कारण ही
कांग्रेस पार्टी का सत्यानाश हुआ है। हाँ। और ये ही कारण थे, इन्हीं कारण डॉक्टर साहब का हमारे करनाल जिले का विकास नहीं हो पाया, ना हमारे करनाल जिले के काम हुए। उस टाइम हुड्डा के राज में रोहतक का विकास हुआ, रोहतक का विकास हुआ, हमारा नहीं हुआ विकास। नहीं हुड्डा साहब के आपने बयान सुने हो तो हुड्डा साहब तो ये कह रहे थे हमने पूरे हरियाणा का एक समान विकास करवाया है, चाहे करनाल की बात हो या फिर पानीपत की, जींद की, कैथल की या रोहतक की, तो सब में समान विकास करवाया है। अगर समान विकास कराया होता तो पब्लिक अपने आप वोट देती है। विकास जो है, विकास कुछ एरिया का विकास हुआ है। हमारा जो हरियाणा प्रदेश था वो उसमें जितने जिले हैं, अगर आप अब देखो, अब कोई भी ऐसा जिला नहीं है जिसका विकास नहीं हुआ हो। ये होती है नीति। इस नीति की कारण, नियत के कारण पार्टी बड़ी बनती है, ना कि आप भाषण दो या और बकवास करो, उससे पार्टी बड़ी नहीं बढ़ती। पार्टी तो एक अपना कर्म करके दिखाती है। अब हजारों बच्चे ऐसे लगे हैं जिनके घरों में चूल्हे ठंडे पड़े थे, बहुत गरीब थे, और उनके बिना पैसे के वो बच्चे, कोई सब इंस्पेक्टर लगा है, कोई 4th क्लास लगा है, कोई मतलब तहसीलदार लगा है, मतलब ऐसी ऐसी पोस्टों पे मास्टर लगे हैं, बच्चे रोडवेज में लगे हैं। पता नहीं कितने रोजगार मिले हैं, कितने उन घरों को मतलब चूल्हे जलाने का काम किया है। उनकी पीढ़ी जो सोच भी नहीं सकते थे, वो बच्चे नौकरी लगे हैं, बिना पैसे के लगे हैं। तो ये है पार्टी की नीयत और नीति का काम। नौकरी तो पंचाल साहब लगी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ में ना जो सरकारी नौकरी है उनको बीजेपी ने ख़त्म कर दिया है, और जो ये ठेकेदारी प्रथा है उसको ज़्यादा तवज्जो दे रही है। चाहे कौशल की बात करें तो कौशल में भर्ती हो रही है, कौशल में सिक्योर कितना है नौकरी करने वाला। ऐसा है, देखो बीजेपी की पॉलिसी है भी हर आदमी को रोजगार मिले, और उसमें क्या है, जहाँ पर प्राइवेटाइजेशन है उसको एक ऐसा संगठित करके ताकि कोई बच्चा बेरोजगार आवारा ना फिरे, वो काम पे लगे, ध्यान करे, और जो मेहनत करने वाला बच्चा है, पढ़ने वाला बच्चा है, वो इस राज्य में उसको किसी की जरूरत नहीं, वो अपने बलबूते पर नौकरी पे लग जाता है। पहले ऐसा नहीं था। अब आप बीजेपी के अंदर वरिष्ठ नेता हो, तो कितनी चला है आपकी? मैं वरिष्ठ नेता नहीं हूँ, मैं तो एक साधारण सा, आपको बताया, मैं तो एक साधारण परिवार का एक कार्यकर्ता हूँ। मेरे को इस जो पार्टी की नीयत नीति अच्छी है, मैं उसके साथ खड़ा हूँ, और उसको मैं बढ़ाने का, उसको प्रोत्साहन करने का ये मेरा काम है, मैं ये करता रहूँगा। बीजेपी ने पद दिया अभी कोई आपको ओबीसी के अंदर? मेरे मैं तो बताया आपको, ना तो मेरा कोई पद है और ना मैं वरिष्ठ हूँ। मेरी तो वरिष्ठता यही है भी इसकी नेक नीति और मंजिल आसान। हमारे बुजुर्ग कहते थे जिसकी नीति अच्छी हो उसकी मंजिल आसान होती है। आज आप देखो उसकी नीति के कारण बिहार में फिर राज आ गया, और हरियाणा में सोच भी नहीं सकते थे, 2-2 सीटें आती थी, मजाक लगाते थे सब। तो ये ऐसी जो एक वोट था, इसको साइलेंट वोट कहते हैं, पहले कुछ बकवास करते थे लोग, आज उस वोट की कारण ही राज आता है। वो वोट बैंक सताया हुआ, परेशान, दुखी जो वोट बैंक था, आज उसको एक उजाला दिखने लग गया है। आज उनको रास्ता दिख रहा है, आज उनके बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, आज उनके परिवार समृद्ध हो रहे हैं, आज विकास चल रहा है। आज छोटा मजदूर है, किसान है, किसान की आज एक अच्छा, एक बढ़िया 2 रोटी खा के सो रहा है। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कानून व्यवस्था है, तरीका है, सिस्टम है, तो सारी पार्टी की बहुत बढ़िया ये काम कर रहे हैं, और इस काम का ही उनको वोट मिल रहा है। जिस वोट बैंक ने आप साइलेंट कह रहे हो ना, उस वोट बैंक को कांग्रेस कह रहे हैं कि चोरी से वोट करके सरकार बनाई है। बिहार के अंदर भी अब इसी चीज़ का डंका बज रहा है कि वोट चोर गद्दी छोड़, और इसी का प्रचार कांग्रेस ने, विपक्ष ने कराया है। ऐसा है, पहले मैं आपको पहले भी कहा है, वोट चोर जो समाज को, देश को जो अच्छी दिशा देते हैं, उनके दिल जीते जाते हैं। जो वोटर है, जो एक भड़काऊ वोटर है, जो रुक के मारने वाला है, प्रदर्शन करने वाले हैं, किल की मारते हैं, उससे वोट बैंक
उससे वोट बैंक नहीं दिखता। वोट बैंक वो होता है जो शांत बैठा है। उन्होंने अपने जो वोट देकर सरकार को बदलने का काम किया था, तो उस शांत वोटरों की जनसंख्या इतनी है, उनका वोट बैंक बहुत बड़ा है। और एक जाति से, एक समाज से, एक धर्म से कभी सरकार नहीं आती। ये आपको मानना पड़ेगा, सरकारों को मानना पड़ेगा। जब तक छत्ती बरादरी की, छोटे समाज की, छोटे छोटे समाजों से लेकर गरीब की, मजदूर की, किसान की, सबकी जब आवाज़ मिलती है तब सरकार आती है। और यही कारण है, ये दिल जो नेक नीति उनकी थी, उनके कारण ही सरकार सत्ता में आई है। और इसको आप ये जो विपक्ष वाले हैं कुछ कह लो, उससे कुछ नहीं होता। ये हमारा राज का एक ऐसा चाबी है, ये जब तक सही चलेगी तो सरकार हमेशा आती रही। अच्छा, 2024 के अंदर जब विधानसभा के चुनाव थे, माहौल बन गया था भी हरियाणा में कांग्रेस पक्की है। एक तरफा माहौल था, जितने भी सर्वे थे या मीडिया रिपोर्ट थी, सारे में एक ही चीज़ थी भी कांग्रेस बहुमत के साथ में हरियाणा में सरकार बना रही है। हालांकि चुनाव लड़ने से पहले ही कांग्रेस में मुख्यमंत्री की लड़ाई आपस में छिड़ गई थी। बड़े बड़े नेता थे, वो कह रहे थे मैं मुख्यमंत्री बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। लेकिन 10 दिन के चुनाव के दौरान माहौल ही पलट गया। जहां बीजेपी हारती हुई दिखाई दे रही थी, वो बीजेपी जीत गई। तो कड़ी न कड़ी कांग्रेस भी कह रही है ना कि वोट तो चोरी हो ही है, ऐसा है। क्योंकि सरकार, प्रशासन, सब कुछ बीजेपी के अंडर है। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना, जो उनका सोच है, वो है अपने दादा परदादा लाद के हिसाब से उनको राज में आना। अच्छा। और परिवारवाद की राजनीति है। जो हरियाणा में सरकार आई है, वो नायब सिंह सैनी एक पिछड़े वर्ग के नेता थे, जमीन से जुड़े हुए थे। और उनकी शक्ल पे सारा हरियाणा का समाज, गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, छोटा, इतना उत्साहित होके उनकी शक्ल के ऊपर उनकी नेक नीति बीजेपी की, उनके कारण सरकार आई है। अगर आप इनको, इस वोट बैंक को आप वोट चोरी का वोट बैंक मान लो या कुछ मानो तो माने जाओ, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ओबीसी का कितना इसमें योगदान है? जैसे आप कह रहे हो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री है नायब सैनी, वो भी ओबीसी समाज से हैं। बिल्कुल। जो बैकवर्ड समाज है वो हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। बैकवर्ड समाज का अगर किसी ने आवाज़ उठाई है तो बीजेपी ने उठाई है। बीजेपी ने एक घर था, एक गांव में बैकवर्ड समाज का, कहीं 2 घर है, कहीं 4 घर है, उनको सरपंच बनाया। ठीक है। वो नीति लागू की है। पहले ये नीति नहीं थी। एक जिला परिषद था, जिला परिषद कम घर थे जनसंख्या से, तो वो जिला परिषद बने, ब्लॉक समिति के मेंबर बने, नगर पालिका में भी ऐसा हुआ। तो ये जो रिजर्वेशन और ये जो सही जो रिजर्वेशन थी, ये लागू करके तो उससे सारा समाज वो इकट्ठा हो गया, उत्साहित हो गया, तो सरकार बन गई हमारी। बन गई सरकार, बन गई। छोटे जो पद थे, सरपंच हो गया, जिला पार्षद हो गया, उसमें तो ओबीसी को दे दिया तवज्जो। लेकिन जो बड़ी राजनीति थी, विधानसभा थी, लोकसभा थी, उसमें हक नहीं मिला ओबीसी को। वहाँ भी तो हक मिलना चाहिए था ना, ताकि बड़े स्तर पर जाकर नेता भाई अपना सुधार कर सके समाज का। बड़े स्तर पे भी आप करो डिमांड भी, अगले जो इलेक्शन होगा 2029 में, तो ओबीसी समाज को टिकट बंटवारे के दौरान रखना चाहिए ध्यान में। बिल्कुल, ये बीजेपी की नीति है, स्पष्ट है। जैसे अब राम प्रकाश जांगड़ा जी को अपना राज्यसभा सांसद बनाया है, रमेश जी हैं मौर्य जी, उनको ओलंपिक हरियाणा कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया। और अब आगे जो सीटें बढ़ेंगी तो इसमें बैकवर्ड समाज के टिकटें भी उनको देने का काम करेगी। ये मुझे पूरा विश्वास है, भरोसा है हमारी बीजेपी की, क्योंकि जो नीति उन्होंने वो करते हैं, वो मतलब कहने में या बकवासबाजी में विश्वास नहीं करते, उन्होंने करके दिखाया है। अब गुजरात का अध्यक्ष भी उन्होंने जगदीश भाई जी को बनाया है, जो बहुत बड़ी बात है। और उन्होंने हमेशा ये नहीं है भी ये इसका लड़का है,
हमेशा उन्होंने विधायक का, एमपी का, सीएम का चेहरा बदलने में देर नहीं लगाई। उन्होंने परिवर्तन किया। जब जिसकी मांग होती है तो ये पार्टी सुनाई करती है उसकी और उस पर आगे कदम उठाती है। विपक्ष का तो कहना ये है कि भाई जो नायब सैनी है हरियाणा के मुख्यमंत्री, वो डम्मी चेहरा है, लेकिन जो लीडर कर रहे हैं वो मनोहर लाल खट्टर कर रहे हैं। जो ऑर्डर वो देंगे वही कामयाब होगा। ये तो डमी है, सिर्फ दिखाने के लिए है बीजेपी का, ताकि ओबीसी का वोट बैंक इकट्ठा कर सके। ऐसा है, नायब सिंह सैनी इनको सहन नहीं हो रहा। इतना अच्छा सीएम इन्होंने आते पहली कलम से बच्चों को लगाया। 50-60 हजार बच्चे नौकरी पे लगाना और फिर किसान के धरती पुत्र, बिल्कुल गरीब के साथी, इतना काम बढ़िया कर रहे हैं नायब सैनी। ऐसा मुख्यमंत्री हमने पहले नहीं देखा। अच्छा। और ये डम्मी वाले हैं, उनके वोट देखो, दो कोई उनको कोई ऐसा आधार होता उनका तो वो सत्ता में नहीं आ जाते। कहने से भोंकने से कुछ नहीं होता। असली जो चीज़ है वो जनता तय करती है भी हमारा कौन लीडर है। हमारा सत्ता उनकी कार्य से आती है, उनके कर्म से आती है, उनकी नेक नीति से आती है। तो सैनी साहब जैसा सीएम और तरीका इतना बढ़िया हरियाणा समृद्ध हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। तो हरियाणा के अंदर विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है। आप देखो हरियाणा से बढ़िया बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं, इतने बढ़िया हाईवे निकले हुए हैं, हर चीज़ की फैसिलिटी है। असंध को क्या फायदा है उससे? असंध को तो बहुत फायदा हुआ है। असंध को आप देखो, दिल्ली जाना हो तब ये जम्मू कटरा हाईवे है। अगर आपको चंडीगढ़ जाना हो 152 हो गया। और जो कि छोटी मोटी सड़कें हैं इनके टेंडर लग रहे हैं। सारा विधायक जी बहुत बढ़िया हमारे, ये सारे रल मिल के बढ़िया काम करेंगे। देखो टाइम तो लगता है, मगर हमारा संघ वर्गा, हमारे प्रदेश वर्गा, हमने कोई लगता ही नहीं, इतना साफ सुथरा सिस्टम बढ़िया। क्या बीजेपी 2029 की तैयारी में लग गई? बीजेपी अपना कर्म करती है और 29 तो क्या 34 तक बीजेपी रहेगी। 10 साल की तो मैं गारंटी देता हूँ। अच्छा, 10 साल तो है। ठीक है, आगे तो जैसे समय बताएगा। समय बताएगा। देखो, बदलाव तो परिवर्तन ही है, तो कुदरत का नियम है। अगर जनता को पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो फिर बड़े बड़े राजा महाराजा चले गए। तो ऐसा है जी, जब कोई काम पार्टी कोई काम करती है, सभी पार्टी अपनी अपनी नीति लेके चलती है। जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी थी, उन्होंने कहा कुछ किया कुछ नहीं, पब्लिक दुखी है। हमारे हरियाणा में पेंशन है बुजुर्गों की, हमारे में किसानों को 2000 रुपये मिलते हैं, या और इतनी फैसिलिटी है, लड़कियों की अब आई है कन्या, वो है, प्लाटों का है। अच्छा, खेत का जो सबसे पहले एमएसपी हरियाणा में हमारे में लागू है, सबसे ज़्यादा रेट भी हमारे हरियाणा में। तो हमारी तो जो नीति है वो लागू होती है और उसको करते हैं। अब इतना प्रोजेक्ट जो हरियाणा सरकार के चल रहे हैं वो किसी स्टेट में भी नहीं है। एमएसपी की बात हो रही है, लेकिन आए सीजन, चाहे धान का सीजन हो या गेहूं का सीजन हो, सरकार का विरोध हो रहा है कि एमएसपी कह तो रही है सरकार, लेकिन फसल नहीं बिक रही है एमएसपी पे। और अभी तो पीछे की बात करूँ तो धान घोटाला भी बहुत चर्चा में है हरियाणा में। ऐसा वो तो साफ तौर पर दिख रहा है कि भाई कितना तालमेल है किसानों के साथ। सरकार थोड़ा करती है। ये जो लोग लुटेरे हैं ये करते हैं और उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। और दूसरी बात एमएसपी की, एमएसपी हमारे हरियाणा में सबसे पहले लागू हो रही है। और विपक्ष है वो तो ये बात कहेगा ही, विपक्ष ने तो कहना ही है। विपक्ष तो सरेआम उन्होंने कहा था जी हम तो आप कितने काम कर लो, हमने तो कहना ही कहना है। उन्होंने तो कहना ही कहना है। हम अपना काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता मेरे जैसा कार्यकर्ता, हम अपने जमीन से जुड़ रहे हैं, हमने कोई पद का लालच नहीं, किसी चीज़ का नहीं, मगर क्यों नेक नीति है, गरीब के साथी है ये पार्टी, तो इसके लिए हम उत्साहित है और अच्छा काम हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, ये रामराज है। रामराज है। यस, रामराज में अपराध भी ज़्यादा है, भ्रष्टाचार भी ज़्यादा है। रामराज में भ्रष्टाचार और अपराधों का सरकार ने पूरा एक्शन ले लिया है। डीजीपी साहब पूरे
जो उनकी कार्रवाई थी वो पूरी करी हुई है, ना कोई अपराध ना कोई किसी चीज़ का हो, पूरा कंट्रोल है हमारा। और ऐसी कोई बात हुई तो उन पर सख्त से सख्त सरकार एक्शन के पूरे बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी मतलब कोई गुंडा है, तत्व है या कोई भी कोई ऐसी कार्रवाई होगी तो किसी को छोड़ने का काम सरकार नहीं करती, नहीं करेगी। सजा तो नहीं मिली अभी तक? सजा किसको सजा नहीं मिली? सबको, सब पे सख्त है जो अपराधी है उनको। हुड्डा साहब का कहना था जब हम हरियाणा के अंदर हमने सरकार बनाई, कांग्रेस ने सरकार बनाई, तो उस टाइम हरियाणा में अपराध की संख्या बहुत ज़्यादा थी, गैंगस्टर बहुत ज़्यादा थे। लेकिन जब हुड्डा साहब की सरकार गई, बीजेपी की सरकार आई, तो अपराध फिर तय हरियाणा के अंदर बढ़ गए हैं। व्यापारियों को गैंगस्टर धमकी दे रहे हैं खुलेआम, गोलियां चल रही है जगह जगह पे, तो अपराध तो बढ़ा है ना, क्योंकि विपक्ष तो कह रहे अपराध बढ़ रहा है। मेरे राज्य में नहीं था अपराध। मैंने आपको कहा विपक्ष तो कहेगा। वो आदमी जिसने रोहतक का नाश करा दिया, सारा रोहतक फूक फूक जल गया, लोगों का करोड़ों रुपया, हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, लोग मरे, वो आदमी कहेंगे। कौन से मामले की बात कर रहे हो आप? जब रोहतक को जलाया गया था। जाट आंदोलन की बात कर रहे हो आप? आप कोई भी को देख लो आप, जो आप अपने जो रक्षक होता है वो लड़ाई लड़ता है। हाँ। और हरियाणा में आज सुख शांति है, कोई ऐसी बात नहीं, और ना इतने आपराधिक कोई किसी की हिम्मत है। सरकार से मजबूत कोई नहीं है, प्रशासन काबू है, और सीएम साहब की नीति बहुत बढ़िया है। आंदोलन की आपने कांग्रेस के राज में बात करी, आंदोलन तो बीजेपी की सरकार में भी हुए हैं। अब किसान आंदोलन था, सबसे बड़ा आंदोलन था, 13 महीने आंदोलन चला, सरकार ने टस से मस नहीं हुई, किसानों के ऊपर लाठियां चलाई। मैंने आपको बोल तो दिया, किसान के लिए सबसे पहला एमएसपी देने वाला हरियाणा है। और जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उनको किसी को एमएसपी मिली है? वहाँ के किसान धक्के खा रहे हैं। फिर भी हमारी देश की सरकार, बीजेपी की नीति उनके प्रति उदारवादी है। तो हमारा जो राज है, जो नीति है, वो सबके हक की है, सब कोई भेदभाव नहीं करता। पूरा हिंदुस्तान एक नेशन, एक कानून और एक इलेक्शन, ये नीति है। आप जो कह रहे हो ना वो तो ठीक है। मैं आपको कई मामले तो ऐसे गिना दूंगा, पीटीआई पे लाठीचार्ज होया, स्टूडेंट पे लाठीचार्ज होया, किसाना पे लाठीचार्ज होया, जो अपने हक की मांग कर रहे तो वो उन पे लाठीचार्ज होया। ऐसा है, ये सारे बीजेपी के राज में है ना, उस टाइम में तो कांग्रेस नहीं था। ये पहले भी ये तो जो प्रदर्शन करेंगे, अगर मर्यादा में कोई काम करता है तो लाठीचार्ज नहीं होता। हम कांग्रेस में थे, जो हमारे पर भी लाठीचार्ज हुए थे। कांग्रेस में लाठीचार्ज हुए थे आपके ऊपर? बहुत हुए थे, कौन सी सरकार में नहीं होते। ये तो होते, अगर हम ज्यादा कोई भी चीज है उसको आप। उस टाइम आप बीजेपी में थे, कांग्रेस में थे आप? कांग्रेस के राज में थे। कांग्रेस के राज में थे, फिर भी कांग्रेस ने लाठीचार्ज करवाया था? हाँ, मेरे को इलेक्शन भी कांग्रेस ने करवाया था। अच्छा, आपने इलेक्शन लड़ा था आसन से एमसी का? बिल्कुल। तो उसमें फिर उसमें राजनीति खेल गए थे? बिल्कुल। क्या हुआ था उसमें? वो राजनीति के सारे वो जो मैंने आपको पहले ही बताया भी, गरीब समाज को कोई आगे बढ़ता देख के राजी नहीं है। तो वो जो लोग थे वो सारे इकट्ठे हो गए थे। दबंग लोग थे वह? दबंग तो हम किसी को मानते नहीं। दबंग नहीं है। अच्छा। मैं तो उस परिवार में जन्मे हूँ, हमने कभी कोई दबंगाई किसी की न सही न सत्य। हमने तो लोगों का साथ दिया है। हमारे बुजुर्गों ने जब पार्टीशन हुआ था तो मेरे दादों ने 4 साल किसानों का फ्री काम किया था। अच्छा। और फिर उसके बाद हमारा इतना लगाव था किसानों से, किसानों ने हमारे हर दुख सुख में खड़े हुए हैं। तो किसान का हमारा रिश्ता शुरू से बहुत बढ़िया है। तो जो सियासत होती है वो कांग्रेस की में गुटबाजी, धड़ेबाजी से कांग्रेस का नाश हुआ है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था। नहीं, आप जब इलेक्शन लड़े थे तो उस टाइम मैंने जो पीछे आपकी डिटेल निकाली है उसमें आप NSUI के जो जिला प्रधान थे और ब्लॉक प्रधान भी थे आप उसी टाइम में। तो उसी टाइम में चुनाव लड़ा था आपने? ये
हाँ, मैंने 2010 में चुनाव लड़ा था। मैं NSUI का अध्यक्ष रहा हूँ कराड़ का, तो मैंने, और उसके बाद यूथ का भी रहा हूँ, सेवा दल का भी रहा हूँ थोड़े दिन। तो मैंने पार्टी करी है, सेवा करी। हम तो वर्कर थे, हमने कोई पद पुदाली कोई ऐसी बात थी नहीं। हम तो साधारण घर का एक मजदूर गरीब परिवार का बच्चा हूँ मैं, मगर मेरे संस्कार मेरे माँ बाप ने जो दे रखे हैं वो देशभक्ति के हैं, और देश से बड़ी कोई चीज़ हम समझते नहीं। जातिवाद में हम नहीं जाते, मगर गरीब की आवाज़ को बुलंद करने का काम मैं हमेशा ही करूँगा। अच्छा, तो मैं अगर आपके जीवन की बात करूँ, जीवन की जो शुरुआत हुई थी आपकी, आप एक अच्छे खिलाड़ी थे, क्रिकेटर अच्छे थे, आपने स्टेट लेवल तक जाकर खेले हो आप, तो आप क्रिकेट के अंदर अपना भविष्य बढ़िया बना सको थे, बढ़िया पॉपुलरिटी, बढ़िया पब्लिसिटी, हर चीज़ आपको क्रिकेट के अंदर मिल सके थी, लेकिन आपने क्रिकेट को छोड़ के राजनीति ही क्यों अपनाई? क्या कारण रहे? कोई पारिवारिक दबाव रहा या कोई और रहे इसमें कारण आपके? बस क्रिकेट का मैं बहुत अच्छा लेग स्पिनर था, तो खेल में वो सुविधाएं जो चाहिए थी वो मेरे को हमारे इधर नहीं थी उस टाइम। सरकारों की नीति भी इतनी बढ़िया नहीं थी, और फिर एक समय होता, मैं बड़ा था घर में, सारा वो कार्य मैंने किए हैं। फिर वो राजनीतिक की जो लड़ाई थी वो भी लड़नी जरूरी थी, क्योंकि अपने समाज की एक नुमाइंदगी जो हमारे बुजुर्गों ने दे रखी थी वो मेरे को निभानी थी। मैं उसके लिए हमेशा पहले भी लड़ता था, अभी भी लड़ता हूँ। कामयाब हो पाए जो मकसद आपने, मतलब अपना सपना छोड़ के राजनीति के अंदर आए? जब सपना तो क्रिकेटर बनने का था ना। कामयाब तो ऐसा है, समाज और गरीब की आवाज़ लड़ना, उनकी आवाज़ उठाना, संघर्ष करना, यही मेरा काम है, यही मैं करता रहूँगा। कामयाब होना ना होना वो तो ऊपर वाले की है, मगर अब थोड़ा सा ऐसे लगने लग गया है भी आज गरीब का राज है गरीब का। ये सबसे बड़ी, गरीब को इंसाफ मिल रहा है अब। आज गरीब को इंसाफ है, गरीब की सुनवाई है, गरीब आदमी अपनी बात रख सकता है। और मोदी जी ने, गडकरी साहब ने, योगी जी ने, सैनी साहब ने, मतलब हर देश में एक बहुत आगे की तरफ एक बढ़िया सोच जो गरीब की थी उसको उठाने का काम किया इस पार्टी ने। विदेशों तक आज हमारा देश दुनिया में एक वेल रेपुटेटेड, एक नई उभरती हुई इकोनॉमिक पावर के रूप में आगे बढ़ रहा है। इतनी, मतलब पहले हम लाचार थे, बम विस्फोट होते थे, कोई एक्शन नहीं था, रोने रोते थे, कानून तंत्र, रक्षा तंत्र, मतलब बदहाली, खेलों में भी कुछ, मतलब इतनी पीछे थे हम। आज इस खेलों में राजनीति थी, हर जगह राजनीति थी। आज तो छोटे छोटे बच्चों के खेल होते हैं, वो ग्रामीणों से शुरू हो जाते हैं, और वहाँ प्योर नर्सरी वहाँ मिलती है हमें। ऐसे मतलब आने वाला जो समय है, इतना बढ़िया फ्यूचर हमारा देश आगे बढ़ रहा है। हम रक्षा में भी इतने आगे पहुंच गए हैं, और इकोनॉमिक भी हमारी, बिजनेस में दुनिया विदेशों से सारे, चाहे इंग्लैंड से ले लो, अमेरिका से ले लो, सारे देशों की नीति हमारे देश के आगे झुकती है। व्यापार हमारा बहुत आगे बढ़ गया है, हमारे खजाने फुल है। मतलब इस देश का इतना बढ़िया बढ़िया रूप, तरीका, सिस्टम अब जो बड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो 10-15 साल पहले नहीं था। अब देखो आप, अब बहुत बढ़िया हम, मतलब बीजेपी के 11 साल और कांग्रेस के पिछले जितने भी थे। नहीं, कांग्रेस की देखो जो उन्होंने किया है, मगर उस लेवल पे नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं था। इंटरनेशनल हमारी छवि बेकार थी बिल्कुल। आज हमारे देश की छवि है, आज हमारे लोगों को सम्मान मिलता है, रिस्पेक्ट मिलती है एज ए इंडियन। हम कहीं भी जाते हैं तो देश की नीतियों से तो पूरे दुनिया हमें सम्मान की नज़र से देखती है। आज हमारा देश में
हमारी संस्कृति है, सनातन संस्कृति है, साफ सुथरी है, देश की नीति इतनी बढ़िया है, तो सारा कुछ आप लगाओ तो दुनिया में हमारा देश उभरता हुआ एक विश्व गुरु की तरफ जाने वाला देश है, और जल्दी हम विकसित भी हो जाएंगे। अच्छा, धर्म को मानो आप? बिल्कुल, धर्म तो सबसे पहले है। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। मैं इंसानियत का धर्म मानता हूँ। अच्छा, और हमारा देश तो पीर पैगंबर ऋषि नहीं, बीजेपी तो हिंदू को माना ना, इंसानियत धर्म को तो नहीं मानती। बीजेपी हिंदू को, बीजेपी तो ऐसा है, बीजेपी को आप देखो, ये जो बाल दिवस है बच्चों का, ये बीजेपी ने ही मान्यता दी है। क्योंकि हमारे जो गुरु है, सिख गुरु है, उनकी कुर्बानी देखो, सबसे ज़्यादा हम उनको इज्जत भी देते हैं। और बीजेपी ने उनके लिए करतारपुर साहब का कॉरिडोर खोला, और अब आप पटना साहब चले जाओ, हजूर साहब चले जाओ, मतलब कहीं भी सरकार इतनी ज़्यादा मतलब इनकी गुरुओं की ताकि बातें बच्चे हमारे सुने और उन पे चले हमारा देश। महाराणा प्रताप जी है, शिवाजी है, देश के धार्मिक इसमें सारे जाति धर्म आ गए। अच्छा, डॉक्टर अब्दुल कलाम को भी तो बीजेपी ने बनाया है राष्ट्रपति। जब दिमाग में एक चीज़ आवा है कि अगला सामने वाला मुसलमान है या किसी और दूसरे धर्म से है, खासकर मुसलमान की मैं बात करूँगा, मुसलमान नाम आते या पता लगते ही भी अगला मुसलमान है, तो मन में सबसे पहला विचार क्या जावा है, क्या सोचा हुआ है मन में पहले? मुसलमान जो कोई भी जाति धर्म वो गलत नहीं होती। जब वो कोई भी इंसान अगर राक्षस प्रवृत्ति का हो जाता है, उसकी नीति खिलाफ हो जाती है, तो वो द्रोही हो जाता है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम से हमें शिक्षा लेनी चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने हमारे देश के लिए मिसाइल जो का दर्जा मिला उनको, मिसाइल मैन का दर्जा मिला, का दर्जा था, उन्होंने बहुत बढ़िया ऐसे हमारे रक्षा के हमारे वो मिसाइलें बनाई है, मिसाइल दे के गए हैं। तो उसमें पढ़ाई में भी हर चीज में वो मतलब ऐसे हमारे देश की धरती से संस्कृति से जुड़े लोग वो हमारे हीरो हमेशा रहेंगे। वो कोई जाति धर्म वाला वो कोई उसमें है नहीं है, कोई मतलब मन में है ही नहीं है भाई कोई मुसलमान है, सिख है, ईसाई है या हिंदू। इज्जत हम अब्दुल कलाम की है और इतनी ही इज्जत सरदार पटेल की है। अच्छा, हाँ, तो ये है। अच्छा, बागेश्वर धाम यात्रा निकाल रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, और उसमें एक मुद्दा बना रखा है उन्होंने कि भाई हम हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। कितना सहमत हो आप उनके इस अभियान से? देखो, जिस देश के अंदर मतलब सभी धर्मों के लोग रह रहे हैं, आपसी तालमेल अच्छा है, ले रहे हैं, दे रहे हैं, बरत रहे आपस में, वहाँ मतलब हिंदू राष्ट्र बनाना कितना सही साबित होगा? ऐसा है, हिंदू राष्ट्र ये जो बागेश्वर जी हैं, शास्त्री जी, सबकी अपनी अपनी नीति है। हिंदुस्तान जो है ये पहले दो मुल्क थे, एक पाकिस्तान बना और हिंदुस्तान बना। नहीं, हिंदुस्तान तो एक था ना, हिंदुस्तान में तो दो मुल्क बने हैं। हाँ हाँ, तो हाँ। हिंदुस्तान जो बना है, हाँ। ये सनातन मत हिंदू का जो देश है, इसमें कोई बुराई नहीं है। ये साफ सुथरा देश है, एक कल्चरल देश है। आप पाकिस्तान में देखो कितना बुरा हाल हो रहा है कट्टरता से। हमारे देश में सनातन मत में हम सबका इज्जत मान करते हैं, और वहाँ पर ना तो भाई बहन का रिश्ता है, ना कोई कल्चर है, और मतलब सारा कोई सिस्टम नहीं, पूरा दिन हो रहा। तो हमारे गुरुओं की जो धरती है, ये गुरु गोविंद सिंह की धरती है, महाराणा प्रताप की है, शिवाजी मराठे की है, तो हमारे सरदार पटेल जी की है। तो ये रियासतें इकट्ठी करके इस देश को बढ़ाया गया है, जो हिंदुत्व का है, जो हमारा सनातन धर्म है, इसमें सभी को हम इज्जत देते हैं। जो आदमी खिलाफ बात करेगा, कोई उसके विरुद्ध समाज के खिलाफ चलेगा, वो बात गलत है, उसका मैं साथी हूँ। लेकिन कई चीजें तो पंजाब के अंदर भी उठी है, भी हमें भी खालिस्तान दे दो, पंजाब से हो या विदेश से हो, खालिस्तान के कई बार ऐसा है, बोर्डों के ऊपर भी खालिस्तान लिख दिया। से कोई चीज नहीं बनती।
हर चीज़ की एक अपनी नीति होती है, एक अपना सिस्टम होता है। जो नियत नीति है इस देश में, इसमें सिखों का इतना मान आदर है। आप कश्मीर से लेकर और आप कन्याकुमारी तक चले जाओ, वहाँ पर लोकल सिख है नांदेड़ साहब में, वहाँ लाखों हिंदू सिख बड़े हुए हैं। इतना बढ़िया वहाँ मंजर है, आप जाओगे देखोगे। पटना साहिब चले जाओ, कहीं भी देश में चले जाओ, इनको इतनी रिस्पेक्ट है। सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट अगर इस देश में है तो सिखों की है। अच्छा, अगर फिर भी कोई बात कोई करता होगा तो वो करे जाओ, उससे कुछ नहीं होता, क्योंकि उसके लिए काम करने पड़ते हैं, उसकी नीति होती है। तो ये देश ने तो मनमोहन सिंह जी को 10 साल प्रधानमंत्री बनाया था, ये लोकतंत्र तो था। तो इसमें ऐसी कोई वो नहीं है, इसमें जो काबिलियत करेगा, मेहनत करेगा, इस देश में कोई भी बन सकता है। कोई भी बन सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो या सिख हो, कोई भी बन सकता है। वो तो अपनी उसकी नीति अच्छी होगी, वो काम अच्छे करेगा, सामाजिक काम करेगा, देश को ऊपर लेके जाएगा, प्रधानमंत्री बन जाएगा। मोदी साहब बने ही नहीं है, इन्होंने काम अच्छे करे, अभी तक बन रहे हैं। और जो काम जो कट्टरता से, अहिंसा से, तो ना तो किसी का भला है ना भला होता। बिल्कुल, इंसानियत सबसे बड़ी और पहले चीज है भाई। इंसान को तवज्जो दो, ना कि धर्म और जाति को। कोई काम करो, मेहनत करके दिखाओ, अपना बन जो या किसी ने को रोक रखे है। कई चीजें तो मैंने आपकी भी देखी है, मतलब जो साधारण रूप से आप दान धर्म भी कर दो और पता भी नहीं लगने देंगे। बस मैं तो एक छोटा सा बताया, आप तो कार्यकर्ता, समाज सेवी भी हो आप, बीजेपी के साथ साथ में समाज सेवा भी करो आप। इतना कोई समाज का तो मैंने आज तक कोई काम किया नहीं, मैं ऐसे कह दूं। मगर ये है भाई, ये देश खुला देश है। द इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड की नंबर 1 डेमोक्रेसी। तो ये सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। इस देश में सभी को आज़ादी है। आप अपनी बात रख सको, बढ़िया तरीके से बात रखो और कुछ करके दिखाओ, कोई दिक्कत। अच्छा, धर्म के अंदर अगर मैं देखूं, हिंदू धर्म के अंदर बहुत सारे धर्म गुरु हैं, तो कौन सा धर्म गुरु आपको पसंद है? धर्म गुरु तो सारे ही बढ़िया शिक्षा देते हैं। बागेश्वर धाम हो गया, या फिर थोड़ा सा मेरे को ज्ञानानंद महाराज हो गए। प्रेमानंद महाराज जी से मैं ज़्यादा इंस्पायर हूँ। तो उनकी जो वाणी है वो आप सिखों को देख लो, मुस्लिम को देख लो, वो सभी को वो बढ़िया उनकी बातों का जवाब देते हैं, एक बढ़िया रास्ता दिखाते हैं। तो हमें संत महात्मा के दिखाए रास्ते पे चलना चाहिए। चलो हम तो इतने बड़े नहीं हैं, मगर गुरुजन हमारी धरती पे बड़े बड़े आए हैं, तो उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए हमें। वृंदावन में गए हो आप कभी? हाँ, गया हूँ वृंदावन। प्रेमानंद महाराज तो मिले हो? नहीं, उनके दर्शन नहीं हुए। इच्छा है? इच्छा बहुत है, क्योंकि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं और फिर भी एक बढ़िया चमत्कार हो रहा है, लोगों को अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। किसी कोई भी धर्म का चले जाओ, उसको बढ़िया चीजें, बढ़िया बातें करते हैं। लोगों की दुआएं उनके साथ, और उन्होंने जन्म इसलिए ले रखा है अभी लोगों को भला हो जाए, तो समाज का भला। हमारा देश में यही ऐसी चीज है, इसको सनातन मत बोलते हैं। ये है संजा है, और एक अच्छा रास्ता एक दिखाने वाले ये गुरुजी है। संत कबीर जी हुए हैं, रविदास जी हुए हैं, महर्षि वाल्मीकि थे, गुरु नानक देव जी थे। तो सारे महापुरुष समय समय के हुए हैं। तो इस कलयुग में महाराज प्रेमानंद जी महाराज को की बहुत बड़ी चीज है। आप विश्वकर्मा समाज से जुड़े हो, तो कुछ भगवान विश्वकर्मा के बारे में बताओ कि क्या समाज के लिए उन्होंने करा था, क्या योगदान रहा है उसके बारे में है आपको कोई जानकारी? भगवान विश्वकर्मा जी समुच्चे विश्व के गुरु है। हमारे बुजुर्ग, मैं छोटा सा था, हमारे घरों में सारे लोहे का जो काम था हमारे बुजुर्ग करते थे, और सारे जिम्मेदार आते थे वहाँ पर, और बहुत एक प्यार होता था। हमारा समाज 36 बिरादरी के साथी है, चाहे वो
कोई सी समाज का हो, एससी का हो, बैकवर्ड हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके साथ खड़ा हो जाता है, सबका निर्माण करता है और सबका विकास करता है और सबका साझा समाज है। तो हमारे विश्वकर्मा समाज से इस देश की एक छोटा सा उदाहरण है, एक ऐसी प्रेरणा है। तो भगवान विश्वकर्मा तो सबके हैं, बिल्कुल। तो इस देश का कोई सुई से लेकर जहाज तक हर चीज विश्वकर्मा वंशी बनाते हैं और जो इनसे रिलेटेड काम करते हैं, हर काम में भगवान विश्वकर्मा की हिस्सेदारी है। पैदाइशी इंजीनियर है, हाँ, माने जाते हैं ना भाई, मुझे पैदा हो गया तो इंजीनियर ही है बस। बेस्ट वर्क जो करते हैं बाबा विश्वकर्मा के बच्चे करते हैं। और वो आपने देखा होगा, अब्दुल कलाम जी ने मिसाइल दी थी, उसका जो ऊपरले वाला हिस्सा था लोहे का, वो भी अपने पंचाल समाज के ने बना के उसको तैयार करके दिया था, तो मिसाइल में कामयाब हुआ था। तो हमारा समाज तो विकास में सबसे आगे, इस कोई भी विकास का काम हो वो समाज खड़ा होता है और वो काम करता है। वो ये नहीं देखता कि गरीब है या अमीर है, वो काम को पूरा करता है और बढ़िया करता है। तो आपने, मैं कुछ राजनीति के अंदर ऑप्शन दूंगा। सबसे पहले मेरा जो सवाल रहेगा, वो सबसे बड़ा नेता और फेमस नेता कौन आपको लगा है? मैं कुछ पीछे के भी जो चेहरे हैं वो उनमें से नाम लूँगा। इंदिरा गांधी की बात कर लो, राजीव गांधी की बात कर लो, और अटल बिहारी की बात कर लो, अब नरेंद्र मोदी की बात कर लो। ये 4 ऑप्शन है आपके पास में, जिसमें 2 कांग्रेस के हो गए और 2 बीजेपी के हो गए। तो सबसे बेस्ट नेता आपको कौन सा लगा? देखो, मैंने देखा है, उनको हमने सुना है। तो नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री की नीति इतनी मजबूत है, इतनी ऊंची विचारधारा है उनकी, उन्होंने सबने बढ़िया संबंध पूरी दुनिया में बनाए हैं और भारत को एक बहुत बेहतरीन भारत बनाने का काम मोदी जी ने किया है। तो मैं इंस्पायर हूँ मोदी जी से। मतलब आपके बेस्ट जो नेता है समाज के अंदर, जो अच्छी छाप छोड़ रहे हैं, वो नरेंद्र मोदी है। अच्छा, हरियाणा के अंदर कौन सा नेता पसंद है आपको? भूपेंद्र हुड्डा, नायब सैनी, या फिर मनोहर लाल खट्टर? सोच में पड़ गए। सबसे मेरे को जो कार्यशाली है वो नायब सैनी की अच्छी लगी। नायब सैनी की उनकी सोच किसान के प्रति, गरीब के प्रति बहुत गहरी सोच है। जो समझ सकता है ना, वही समझता है। अच्छा, गरीब का साथी है, बहुत बढ़िया उसके विजन है और उन पे वो काम कर रहे हैं सैनी साहब। तो मैं उनका फैन हूँ, मैं उनसे इंस्पायर हूँ। अच्छा, सैनी साहब आपको पसंद है। अब एक और मेरा सवाल है, अगर भारतीय जनता पार्टी असंध विधानसभा आता है, आपको टिकट दे दे, मौका मिल जाए आपको, तो आप असंध के वास्ते करना क्या चाहोगे? क्या चीज़, क्या बदलाव करना चाहोगे जिससे असंध का फायदा हो? ऐसा है, मैं आप सपोज करो भी आपको दे दिया। मैं ना तो इलेक्शन लड़ने के सपने देखता हूँ, ना मैं अभी मेरी कोई ऐसी सोच है। लेकिन बदलाव तो आप सोच सकते हो भाई, ये चीजें होनी चाहिए शहर के अंदर। मैंने तो आपसे एक बात कही है भाई, मैं गरीब की बात, समाज की बात उठाता रहूँगा और उसकी लड़ाई में लड़ता रहूँगा, उनके साथ में खड़ा रहूँगा। बस यही सोच है मेरी। कोई अपील करना चाहोगे जनता से? जनता से क्या अपील करूँ? जनता तो सही है, जनता तो जनार्दन होती है। जनता से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती। जनता की आवाज़ ही भगवान की आवाज़ है। बस हम तो उसकी आवाज़ सुन के, जहाँ कोई पीड़ा दर्द होती है, कोई गरीब की बात आती है, तो वो मेरे से उससे रह नहीं जाता, मैं उसके साथ खड़ा होता हूँ। अच्छा, चलो, कैसा लगे आपको पॉडकास्ट? बहुत अच्छा लगा सुनील भाई, पंचाल साहब, आपने मेरे को इस काबिल समझा और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप ऐसे ही लोगों को, जनता को मार्गदर्शन
जो सच्चाई है वो दिखाने का काम करो और भगवान आपको तरक्की दे। राम राम।